अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ जुनूनियत बाय अरीशा पार्ट 16। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि तुम इस साइड का रास्ता ही भूल गए हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, तुम तो बहुत ढीठ इंसान हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ लाने के ही पैसे ना हो। उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा लेकर रूम फ्रीज़र में रखने के बाद आइसक्रीम खाने लगी थी। तो मुझे भी ऑफ़र कर सकती हो। वो उसे अकेले इतना बड़ा बाउल बिना ऑफ़र के खाते देख कर बोला। जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते में और भी दुकानें होती होगी ना आइसक्रीम की, वहाँ से और लेकर खा लेना। और बताओ, नाना जान कैसे है? मुझे याद तो करते होंगे वो। वो मौजू बदल चुकी थी, जबकि वो उसे आइसक्रीम की ऑफर ना करते देख खुद ही उसके हाथ से चम्मच ले चुका था। कितने भूखे हो तुम, मेरे लिए लेकर आए थे ना। उसे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया। ऐसा ही हूँ मैं, और ऐसे ही शख्स के साथ तुम्हें सारी ज़िंदगी गुजारा करना है। अच्छा है, अभी से शेयरिंग सीख जाओ। और दादा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? पेपर तो हो गए थे ना तुम्हारे। वो मौजू बदल चुका था, जबकि वो मज़ीद आगे ना पढ़ने के बहाने दे रही थी। लेकिन उसके बहाने उसे काबिल कबूल नहीं लग रहे थे। वो चाहता था कि रिदम अपनी पढ़ाई जारी रखे, लेकिन वो भी भरपूर बहस के मूड में थी। सारा सारा दिन अपनी किटी से बात करते या फिर उस कमरे में रहते वो काफ़ी बोर हो जाती थी। लेकिन शाइज़म का आना उसे खुश करता था। छुप छुपा कर ही सही, लेकिन वो उसके लिए आता ज़रूर था। नहीं भाई, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या दूसरी तरफ, क्या आप नहीं जानते कि हमारा गांव जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है? और वैसे भी मैं अब गांव नहीं आना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक के करम से अब तो मेरी फैमिली मुकम्मल हो रही है। मैं कभी वहाँ वापस जाना पसंद नहीं करूँगा, वो हतमी अंदाज में बोला। नहीं सागर, अपनी खानदानी विरासत छोड़नी नहीं चाहिए। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे अपने ही। उन्हें छोड़कर भला तुम कभी खुश रह पाओगे? और हमने बाबा जान से बात कर ली है, उन्हें भी तुम लोगों के वापस आने पर कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि वो इज़्ज़त और एहतराम से गांव में तुम लोगों का इस्तकबाल करेंगे। तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। शादी एक जायज़ और पाकीज़ा रिश्ता है। तुम लोगों ने निकाह किया है, और निकाह से बड़ा और कोई नेक काम है ही नहीं। निकाह अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा काम है, और हमें भी इन पुरानी सोचों से अब बाहर निकल आना चाहिए। तुम्हें गांव वापस आना चाहिए। ये आप लोग मेरे शौहर को कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम वापस नहीं आना चाहते? आप लोग बार बार एक ही बात करने यहाँ क्यों चले आते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि हम वापस नहीं वहाँ नहीं आना चाहते। तो मतलब साफ है कि हम नहीं आना चाहते। हमें ना तो कोई विरासत चाहिए और ना ही बाबा जान की माफ़ी। हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। जिन हालात में है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा गुजर बसर हो रहा है। खुदा के लिए अब दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अफशीन का लहजा बहुत बुरा था। अफशीन, ये कौन सा तरीका है बात करने का? उसका अंदाज सागर को भी नागवार गुजरा था। सागर, इनसे कहे कि चले जाए हमारे घर से, और वापस यहाँ आने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इनकी कोई मदद नहीं चाहिए, और ना ही हम वापस कभी उस गाँव में आना चाहते हैं। सागर, ये हमारी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन तुम तो समझो। तुम्हारी बेटी है, कल को बेटा होगा, कल को ये जवान होंगे, क्या फ्यूचर होगा इनका? अपना असल मत भूलो। अफशीन बेवकूफ़ी कर रही है, तुम बेवकूफ़ मत बनो। हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार गांव वापस आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। हर कदम पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हम तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। सागर, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। उसकी बातों में मत आओ। ये बेवकूफ़ी कर रही है। ये अपने भले के बारे में नहीं सोच रही। लेकिन तुम सोचो, ख़ानदान के बिना कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? तुम बाप हो इनके, उनके बारे में बेहतर सोच सकते हो। वो बस इतना कहकर उठ गए थे। सागर को उनकी बातें ठीक लग रही थी, लेकिन अब अफशीन वापस जाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। वो जितना मिल रहा था उतने में खुश थी, लेकिन सागर को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ करना था। और फिर जब सब कुछ ठीक हो रहा था, तो फिर अपने घर वालों से इतना दूर रहने का क्या फ़ायदा? लेकिन अफशीन बात को समझना तो दूर, सोचने तक को तैयार न थी। सागर उससे बात करते हुए उसे अच्छा खासा डांट चुका था, लेकिन अफशीन अब तक अपनी बात पर कायम थी। दूसरी तरफ, शायज़म बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा भला किसे कैसे मुमकिन है? तुम जानते तो हो कि इस वक्त रिदम यहाँ पर नहीं बल्कि काज़मी हवेली में है, और हम नहीं जानते कि हम उसे वापस कैसे यहाँ पर लेकर आए। और ऐसे में तुम हमें उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो। दादा जान, दुल्हन हमेशा अपने मायके से ही तो आती है, और मानने वाली बात यह है कि रिदम का असल घर वही है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसे अपने मामू के बेटे से शादी पर कोई एतराज़ होगा। आप उस बारे में ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें।
क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये चाहते हो कि हम जाकर वहाँ रिदम का रिश्ता मांगे, वो भी उस इंसान से जिससे हम नफरत करते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है शायज़म। हम उस शख्स के सामने झुकने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। वो हमारी नवासी है, उसे हमने पाला है, सबसे छुपा कर हमने उसकी परवरिश की, उसका ख्याल रखा, और जब हमने उसे यहाँ लाने का फैसला किया, वो न जाने कैसे उसके बारे में जान गए। और फिर हमारे लाडले पोते की एक गलती ने उसे उस हवेली पहुंचा दिया, और सब उसकी वजह से हुआ है, जिसके लिए जरियाम हमसे बगावत पर उतर आया, और बच्चा कभी हमारे खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और आज उस लड़की की खातिर वो ये भी भूल गया कि वह हमारे सामने खड़ा है। उस लड़की की खातिर वो घर छोड़कर चला गया, उस लड़की की खातिर उसने अपने खानदान की इज्जत की परवाह न की। हमारा बस नहीं चलता कि हम उस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दें। वो गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। दादा जान, ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आप मेरे बारे में कब सोचेंगे। मैं रिदम से शादी पर बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है। दादा जान प्लीज़, आप मेरी खातिर उस हवेली में रिश्ता लेकर जाए। उस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा, मुझे हर हाल में रिदम को अपना बनाना है। इससे पहले कि वो लोग उसकी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला कर दे, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो आज अपने दिल की बात उनके सामने रख चुका था। उसका इरादा पहले रिदम से इस बारे में बात करने का था, लेकिन उसने सोचा कि पहले दादा जान से बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्हें मनाने के बाद ही वो रिदम को इस बारे में कुछ बताना चाहता था। उसके दिल में रिदम के लिए जो एहसासात थे, उन्हें बहुत पहले ही समझ चुका था। उस लड़की को देखने की ख्वाहिश, मिलने की जिद, उसका दिल न जाने कब से कर रहा था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ही उसने इस हवेली की जानिब कदम बढ़ाए थे, और पिछली 4 मुलाकातों में ही उसने फैसला कर लिया था कि वो अब मजीद रिदम को काज़मी हवेली नहीं रहने देगा। दादाजान अपनी ज़िद के बहुत पक्के थे। वो जानता था कि दादाजान आसानी से नहीं मानेंगे, और वो भी काज़मी हवेली वालों के सामने झुकना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन वो मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी में सिर्फ नुकसान ही हुए थे, और वो नहीं चाहता था कि मज़ीद किसी तरह का कोई खून खराबा हो। इसीलिए उसने दादाजान से कहा था कि वो खुद जाकर उसका रिश्ता मांगे, जिसके लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं थे। लेकिन वो जानता था कि वो अपनी ज़िद के सामने दादाजान को झुकने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ, ये तो बहुत खूबसूरत फ्लैट है, आपने तो कहा था कि हम जन्नत के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग अलग जगह पर आ गए हैं। क्या हम जन्नत आप ही से नहीं मिलेंगे? पूरा घर देखने के बाद उससे आकर पूछने लगी थी, मेरी जान क्यों नहीं मिलेंगे? पहले एक दूसरे से मुलाकात कर ले। तुम तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगी हो, तो सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें सबसे दूर सिर्फ खुद में मगन करने के लिए यहाँ ले आया जाए। अब तुम ज़रा मुझे वक्त दे दो, मुझे देखो, मुझे सोचो और मेरे पास रहो। जहाँ तक जन्नत की बात है, तो तुम्हें अगले 3 दिन में जन्नत से भी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन पहले ज़रा मुझसे तो मुलाकात करो। उसकी कमर में हाथ डालते हुए वो आहिस्ता से उससे अपने करीब करता, उसके नाजुक और मुलायम सुर्ख गालों पर झुकते अपने लब रख चुका था। उसके लम्स पर नजर झुकाती वो उसके हसार में कैद हो चुकी थी। अमाया के दोनों हाथ उसके सीने पर थे, जबकि वो उसके कानों में मध्यम सरगोशियां करता अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था, जबकि वो उसकी धड़कनों पर राज करती उसकी चाहत के नए ख्वाब सजाते हुए बेइंतहा खुश थी। दूसरी तरफ वो लेक्चर ख़त्म करने के बाद आराम से बैठा इन सबको देख रहा था, जो अहम पॉइंट नोट करते हुए उससे सवाल कर रहे थे। हाय, इतना हैंडसम है ये, इसे सर कहने का नहीं, जानू कहने का दिल करता है। उसके साथ बैठी लड़की बेबाकी से पिछली सीट वाली से बोल रही थी, तो जानू बोल कर देख लो, हो सकता है काम बन जाए। वैसे इतना बदज़ौक़ लगता तो नहीं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। पिछली वाली ने जैसे उसकी हौसला अफजाई की थी, वो पहले उसे जबकि फिर पिछली वाली को घूरने लगी थी। लिटिल गर्ल, आगे देखो, यहाँ बच्चों की सुनने वाली बातें नहीं हो रही। पीछे वाली लड़की ने उसके चेहरे को बड़ी ही नरमी से आगे की तरफ मोड़ा था। इस पर वो उन्हें कुछ कहने के बजाय शाम को घूरने लगी थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। क्या हुआ मिस हरम, आप कुछ पूछना चाहती है? वो उससे मुखातिब हुआ था, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती मुंह फुलाए अपने लैपटॉप पर देखने लगी थी, जहाँ यह शाम सारे नोट्स से उसे मेल कर चुका था। लेकिन फिर भी उसने उसे मुस्कुराकर नहीं देखा। क्या मतलब है? अब अगर लड़कियां देखती है तो क्या मैं बुर्का पहनकर आना जाना शुरू कर दूं? वो यूनिवर्सिटी से बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके बने हुए मुंह की वजह जानने पर उसने कह दिया था कि लड़कियां देखती है, जिस पर उसका मुंह बनाना उसे बिल्कुल पसंद ना आया था।
मुझे नहीं पता आप बुर्का पहने या कुछ भी करे, लेकिन वो लड़कियां आपको ना देखे, और अगर देखे भी तो कोई घटिया कमेंट पास ना करे। इतनी फजूल बातें कर रही थी, कह रही थी कि आपको जानू कहने का दिल करता है। यहाँ तक कि आपकी क्लास के जाने के बाद भी उनकी ये घटिया गुफ्तगू का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि चलता ही रहा। आपको पटाने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की जा रही है यहाँ। तो मैं कौन सा पट जाऊंगा उनसे डार्लिंग, मुझे पटाना आसान नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे बस की बात है। वो उसे रिलैक्स कर रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। पहली बात, मैं उन चीप लड़कियों की कैटेगरी में शामिल नहीं होती। मैंने आपको नहीं पटाया, बल्कि आपने मुझे अगवा किया, ज़बरदस्ती शादी करके मुझे यहाँ ले आए हैं। और अब ऐसे किसी फैशन मॉडल की तरह उन लोगों के सामने यहाँ से वहाँ चलते हुए उनके घटिया कमेंट्स रिसीव करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ मिस्टर शौहर सर, ये सब कुछ मेरे होते हुए नहीं चलेगा। अगर ये सिलसिला ना रुका ना, तो मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई लड़की मुंह उठाकर कमेंट करे। और आज के बाद अगर किसी लड़की ने आपका नाम लिया तो मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं मुंह तोड़ कर रख दूंगी उसका। वो गुस्से से कहती आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी, जबकि उसके पीछे आता ये शाम अपनी मुस्कुराहट को रोकने की नाकाम कोशिश करता अपनी शेरनी का दबंग रूप देख रहा था। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? इसके सवाल पर उसने मुड़कर उसे घूरा, जबकि वो सीरियस शक्ल बनाए उसे देख रहा था। इस निकाहनामे ने जिस पर आपने मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाए थे, निकाह का क्या मतलब होता है कि हम अपने आप को किसी की मिल्कियत में दे रहे हैं, और आप मेरी मिल्कियत है, और मेरी मिल्कियत को कोई छू कर गुजरे, मैं उसके हाथ ना तोड़ दूँ? आई बड़ी ट्राई मारने वाली, और मुझे कहती है बच्चों की बात नहीं हो रही, आगे देखो। वो उन लड़कियों की नकल उतारते हुए बता रही थी, जबकि ये शाम से अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। लेकिन जो भी था, हरम का ये अंदाज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जितना वो उसके लिए पॉजिटिव था, उतनी ही वो भी उसके लिए थी। तुम फिक्र मत करो, मैं उन लड़कियों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, और मुझ पर किसी तरह की गंदी नज़र ना रखी जाए, वरना मेरी बीवी एक जंगली शेरनी है जो उनको चीर फाड़ कर रख देगी। उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामे हुए वो सड़क पार करते हुए बोल रहा था, जबकि उसकी इस बात पर वो थोड़ी सी नॉर्मल तो हो गई थी। मुझे भूख लगी हुई है, वो उससे कहने लगी, लेकिन तुमने तो कहा था कि दिन का खाना तुम बनाओगी, उसने याद दिलाया था। मैंने संडे का खाना बनाने के लिए कहा था, आज का नहीं। वो बात बदल गई थी, शायद उस भूखे पेट के साथ वो कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं रखती थी। ओके जान, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ हम लोगों के खाने के लायक कुछ न कुछ मिल जाता है। वो उसका हाथ थामे हुए उस होटल की तरफ जाने लगा था। मेरा नाम जान नहीं, हरम है, फिर से याद दिलाया गया। जी हरम जान, मैं जानता हूँ, वो नरमी से मुस्कुराते हुए कहता उसे अपने साथ ले गया था। दूसरी तरफ, मैं बाहर कहीं भी नहीं जाने वाली, आपको जहाँ जाना है होकर आ जाए, मैं यहीं रहूंगी, रूम में ही, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। खुदाश ने उसे तीसरी दफ़ा अपने साथ बाहर चलने को कहा, तब भी उसे यही जवाब मिला। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, हम हनीमून पर आए हैं, अकेले घूम फिर कर क्या करूँगा? मुझे तुम्हें साथ लेकर चलना है, चलो जल्दी से उठो। एक वक्त था जब तुम कश्मीर घूमने के लिए दादा जान के सामने झूठे बहाने बना रही थी, और अब जब मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आया हूँ, तो तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। वो खुद ही अलमारी से उसके कपड़े निकालते हुए कह रहा था, हाँ क्योंकि तब मैं जाना चाहती थी, और अब मेरा मूड नहीं है, और आपके साथ तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जाना चाहती थी, ना तब ना अब, उसने साफ गोई से कहा था। दीशम जान, तुम क्यों चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें धमकी दूँ? हर बात पर धमकियाँ देना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। उसे घूरते हुए बोला तो दीशम पैर पटक कर उसके हाथ से कपड़े छीनने वाले अंदाज में लेकर वो बाथरूम में घुस गई थी, जबकि वो सुकून से आकर बेड पर लेट गया था। सीधा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी, वो बड़बड़ाते हुए अपने सर के नीचे हाथ रखता उसके आने का इंतजार करने लगा। वो उसके पसंद का ड्रेस पहनकर बाहर आई और जल्दी जल्दी अपने बालों में कंघी करने लगी। बांधना मत, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, वो पीछे से बोला। मुझे फजूल में अपने बालों की नुमाइश करके नजर नहीं लगवानी। वो उससे कोई बहुत ही अच्छा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस वही बात निकली जो वो सोचती थी। बेशक उसके बाल बहुत खूबसूरत और काफ़ी लंबे थे, सिया बालों की आबशार कमर पर बहती बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। तुम्हारा डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नज़र उतरवा लूंगा। वो उसके पीछे आधा नरमी से उसके हसीन बालों को छूने लगा, जब अगले ही लम्हे वो पीछे हट गई। मेरे बालों को कोई हाथ लगाया मुझे पसंद नहीं, प्लीज़। वो हाथों से उसके हसीन बालों को महसूस करते हुए उसके करीब हुआ था जब वो बोली, खुदा के लिए अभी इस बात पर मुझे कोई धमकी मत दीजिएगा। वो उसे घूरते हुए बड़ी ही दिलेरी से बोली थी,
अब क्या महसूस भी नहीं करने दोगी? वो उसके मज़ीद करीब आते हुए आहिस्ता से उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते उसके बालों की खुशबू को महसूस करते हुए बोला। नीशम की सांसें उथल-पुथल हो गई थीं, जबकि उसका हाथ उसके सीने पर आ चुका था। इतनी मेहनत तुमने इन बालों पर नहीं की होगी, जितनी मुझे इनसे दूर रखने के लिए कर रही हो। खुले रहने दो, वादा करता हूँ नज़र नहीं लगने दूंगा। वो नरमी से उसके बालों की खुशबू महसूस करता पीछे हट गया था, जबकि दिशा मुट्ठियां भींचते अपने बालों में जल्दी जल्दी कंघी करती उन्हें यूं ही पीछे कमर पर गिराकर अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से खुद पर कवर करती बाहर निकल आई थी। वो अपने बालों के मामले में हमेशा से ही ऐसी थी। उसे ना तो ही फजूल में बाल खुले रखना पसंद था और ना ही वो किसी को अपने बाल दिखाना पसंद करती थी। लेकिन अब खुदाश की धमकी की वजह से उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ को खोलकर उसके साथ बाहर आना पड़ा था। ये एक हफ्ता तो पलक झपकते ही गुजर गया था। वो उसके साथ यहाँ बेइंतहा खुश थी। पता ही नहीं चला था कि कैसे ये एक हफ्ता उसकी बेपनाह मोहब्बत के साथ गुजर भी गया। वो आज उसे अस्पताल लेकर जा रहा था। अभी तक तो वो जन्नत से मिलने उसके घर भी नहीं गए थे, लेकिन आज उसने कहा था कि वो अस्पताल से वापसी पर उसे जन्नत से मिलाने ज़रूर लेकर जाएगा, जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। जन्नत और हानि घर से इतनी दूर अलग क्यों रहते थे वो नहीं जानती थी, लेकिन जन्नत से मिलने की उसे बहुत खुशी थी और वो जन्नत के बारे में सब कुछ जानना भी चाहती थी। जन्नत और हानि हमारे साथ हमारे घर पर क्यों नहीं रहते? यहाँ इतनी दूर क्यों रहते हैं? मेरा मतलब यहाँ जन्नत आप ही अकेली क्यों रहती है? आखिर आज उसने वो सवाल पूछ डाला जो इतने दिनों से उसके दिल में था। जन्नत कभी बाकिर से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादा जान की मर्जी के सामने वो मजबूर हो गई और फिर बाकिर उसे शहर के इस घर में ले आया था, क्योंकि बाकिर का आए दिन जन्नत पर हाथ उठाना, उसके साथ बदतमीजी करना शायज़म और मुझे सख्त नापसंद था। हम अक्सर उससे झगड़ते थे और बाकिर को ये बात मंजूर न थी कि हम उसके पर्सनल झगड़ों में हिस्सा लेते हैं। बस इसीलिए वो जन्नत को इस घर में ले आया था, जो बाबा जान ने जन्नत को जहेज के तौर पर दिया था। जब बाकिर ने जन्नत को तलाक दी थी, तब हवेली आने के बाद उसने जन्नत के किरदार पर उंगली उठाई थी और उस वक्त जन्नत को बुरा भला कहने वालों में चाची और उनकी बेटी तानिया के साथ चाचू भी शामिल थे, जिसकी वजह से जन्नत ने उस घर में ना रहने का फैसला किया था जिसमें बाकिर रहता है। उसे बाकिर से इतनी नफरत हो गई थी कि वो बाकिर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि वो तलाक के बाद भी अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार न थी। बाकिर ने जन्नत के किरदार पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी बेटी को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसकी बेटी पैदा हुई, तब अचानक ही उसके दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत जाग आई थी और जन्नत को ये बात गवारा ना थी। वो उस शख्स से ना तो खुद कोई ताल्लुक़ रखना चाहती थी और ना ही अपनी बेटी को उसके हवाले करना चाहती थी। बस यही वजह थी कि वो बहुत कम हवेली जाती थी ताकि वो बाकिर से दूर रह सके। बाकिर बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। पहली बार मिलने पर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है, लेकिन दूसरी मुलाकात में उसकी शख्सियत बिल्कुल अलग होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो पूरी दुनिया से नफरत करता है। और जन्नत अपनी बेटी को एक ऐसा बाप नहीं दे सकती थी जो खुद भी नहीं जानता था कि वो अपनी बेटी से मोहब्बत करता भी है या नहीं। और फिर कुदरत ने बाकिर को ही हमेशा के लिए इस किस्से से निकाल दिया। उसकी मौत का हम सबको अफसोस है, लेकिन उसकी मौत के बाद भी जन्नत वापस हवेली आने को तैयार नहीं थी और अब तो उसके पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि हानि स्कूल जाना शुरू कर चुकी है और उसे तफसील से बताता हुआ अपनी गाड़ी एक आलीशान बंगले के पोर्च में रोक चुका था, जहाँ से बाहर भागते हुए आती हानि उसे नजर आई। मामू आ गए, मामू आ गए, वो खुशी से चहकती हुई नाच रही थी, जबकि गाड़ी से बाहर निकलते ही जरियाम ने ज़मीन पर बैठते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। बिल्कुल भी नहीं, मेरी भाभी तो कहीं नहीं जा रही। अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोकूंगी। जन्नत के साथ एक भरपूर दिन गुजारने के बाद शाम को अमाया को वापस चलने के लिए कहा, तो जन्नत ने उसे वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। यार ऐसा कैसे चलेगा? मैं कैसे रहूँगा इसके बिना? और वैसे भी इसको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, जो कि वो बिल्कुल नहीं रखती। ऐसे में उसे अपने शौहर की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही लापरवाही किस्म की लड़की है। कोई बात नहीं, मैं खुद हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। मैं तुमसे बेहतर इसका ख्याल रख सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। जन्नत ने उसके बहाने को चुटकियों में उड़ाया था। मामी आप मत जाओ, मैं आपको
ड्राइवर अंकल से मिलवाऊंगी, बहुत अच्छे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हानि उसका हाथ थामते हुए बोली, जबकि जरियाम ने हानि की बात सुनने के बाद जन्नत की तरफ देखा था। नया ड्राइवर रखा है, बहुत अच्छा इंसान है, हानि से बहुत मोहब्बत से पेश आता है और उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। मैं तो अभी तक सिर्फ एक आध बार ही मिली हूँ उससे, लेकिन हानि को सुबह स्कूल भी वही छोड़ता है और वापस लेने के लिए भी वही टाइम पर आ जाता है। हमारे वॉचमैन का जानने वाला है, मुझे ड्राइवर की बेहद ज़रूरत थी, शुक्र है कोई काबिल एतबार इंसान मुझे मिल गया। जन्नत ने उसे तफसील से बताया था। लेकिन जन्नत बाबा ने कहा तो था कि वो गांव से कोई अच्छा ड्राइवर भेज देंगे, तुम्हें इस तरह किसी बाहर वाले पर एतबार नहीं करना चाहिए। वो उसे समझा रहा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये हसीब काका के जानने वाला था और एतबार के काबिल था और हानि से बहुत अच्छे से पेश आता है। जब मैं मसरूफ़ होती हूँ हानि उसी के साथ खेलती है। बज़ाहिर मुझे इसमें कोई बुरी आदत नज़र नहीं आई। आप अपने काम से मतलब भी रखता है। जन्नत उसे तफसील से बता रही थी, जबकि जरियाम ने बहुत गौर से उसकी बातें सुनी थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात हमारे अपने हाथ में होती है। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये सारी बातें करके तुम अमाया को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाओगे। ये तो आज मेरे साथ मेरे घर पर ही रुकेगी। अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो, तुम्हारे रुकने पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जन्नत ने उसे खुली ऑफ़र दी थी। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। असल में एक प्रोडक्ट मार्केट में इंटरव्यू करवा रहा हूँ, तो उसके सिलसिले में एक आदमी से मिलना है। सो जाना बहुत ज़रूरी है मेरा। क्या याद करोगी, आज रात मेरी बीवी को तुम रख लो, लेकिन ध्यान रखना सुबह मेरी बीवी मुझे सही सलामत चाहिए। ये ना हो कि तुम्हारी बेटी मेरी बीवी को रात में तोड़ फोड़ दे। वो अमाया को देख कर मुस्कुराया था, जिसकी इजाज़त मिलने पर वो खिल उठी थी। अरे मेरी बेटी तो उसका बहुत ख्याल रखेगी, तुम सुकून से जा सकते हो, वो उसे बाय बाय करते हुए बोली तो जरिया मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया, जबकि हानि चहकती हुई अपनी मामी की गोद में बैठी थी ताकि उससे बहुत सारी बातें कर सके। आपने अगर फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सागर जो दिल में आए वो करे। मैं अपना फैसला आपको सुना सकती हूँ। मैं वापस वहाँ कभी नहीं सुना चुकी हूँ। मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाना चाहती और ना ही उन लोगों से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। मैं सबको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी थी आपके लिए। मैंने अपना घर ख़ानदान हर चीज़ छोड़ दी थी। ना तो मैं वापस कभी वहाँ जाना चाहूँगी और ना ही आप इस मामले में मुझे फ़ोर्स कर सकते हैं। देखो अफशीन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ बात तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की हो रही है। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मेरे बारे में नहीं, तुम्हें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। इसमें पता है इस ऑपरेशन में कितना खर्चा है? तकरीबन 10 लाख, और इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। मैंने जहाँ कर्जे के लिए अप्लाई किया था उन लोगों का भी जवाब मुझे हाँ में नहीं मिला। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे गिरवी रखकर कर्ज उठा सकूं। रिदम के वक्त हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। इस मुश्किल ज़िंदगी में मैं आपके साथ हूँ सागर। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझे वापस चलने के लिए मत कहें। नहीं अफशीन, इस दफ़ा मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। तुमने आज तक जो कहा मैंने तुम्हारी हर बात सुनी और मानी भी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी ये बात मानो, हमें वापस चले जाना चाहिए। आगे कुछ भी नहीं रखा, पलटना ही अक्लमंदी है। वो उसके दोनों हाथ थामे हुए बोल रहा था, जबकि अफशीन का दिल उसे इनकार करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो सागर का साथ छोड़ तो नहीं सकती थी। मैं एक बार गांव जाकर वहाँ के हालात देख कर आऊँगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ही तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा, वो उसे समझा रहा था। नहीं सागर, मैं आपको अकेले वहाँ नहीं जाने दूँगी। अब हम जहाँ भी जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे। ज़िंदगी भर का साथ लिखा है, इस तरह आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूँगी। अगर हालात बेहतर ना हुए तब भी मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके साथ की खुशियों पर मेरा हक है तो आप पर आने वाली मुसीबत को भी पहले मुझ पर से गुजरना पड़ेगा। आप उन लोगों को बुला लीजिए। न जाने कैसे उसने ये फैसला किया था, लेकिन वो वापस हवेली जाने को तैयार हो गई थी। अब ये तो वक्त ही बताने वाला था कि उनका ये फैसला ठीक साबित होने वाला था या गलत। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही शायज़म? मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बताऊं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उन लोगों के सामने नहीं जा सकता। इस दुश्मनी में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है।
अपने प्यारे खोए हैं, अपने खून की कुर्बानी दी है। मैं उनके सामने झुककर अपनी कुर्बानियों को बेमोल नहीं कर सकता। 1 हफ्ता गुजर चुका था जबकि दादा जान अब तक अपने इनकार पर कायम थे। दादा जान प्लीज़ ऐसा मत करें, समझने की कोशिश करें, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी मोहब्बत है, मेरी अव्वलीन चाहत है। आपने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं टाली तो मेरी मोहब्बत के मामले में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मेरी खातिर आप सिर्फ एक दफ़ा उनके घर जाकर रिश्ते की बात नहीं कर सकते? दादा जान, मैं रिदम के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए मेरे दिल में इस तरह की फीलिंग्स जागी हैं। मैं अपने दिल के मामले पर खामोश नहीं बैठे रह सकता। वो मेरी मोहब्बत है दादा जान, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे इनकार मत करें। तुम समझ में कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा शायज़म? हम कभी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते, ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन क्यों दादा जान, क्यों नहीं खत्म हो सकती ये दुश्मनी? आखिर ऐसा भी क्या खोया है आपने कि आप इस दुश्मनी को खत्म ही नहीं करना चाहते? क्या खोया है हमने, ये तुम हमसे पूछते हो? अपनी बेटी खोई है हमने, अपनी इकलौती लाडली बेटी के टुकड़े टुकड़े हुई लाश देखी है हमने। उन लोगों ने मेरी मासूम सी बच्ची का क्या हाल कर दिया था, आज भी याद आता है तो ये दिल रोता है। और तुम कहते हो कि क्या खोया है हमने? वो बेहद गुस्से से बोले थे। इस इंकशाफ पर शायज़म के मुंह पर जैसे चिप लग गई थी। कितनी देर तक वो कुछ बोल ही ना सका। दादा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो शॉक की कैफियत में था, जबकि दादा जान उसे कुछ बताते चले गए। उन दोनों को पिछली सीट पर बिठाते हुए दोनों कार ड्राइव करते अगली सीट पर थे। बीच में रिदम बैठी थी। सफ़र काफ़ी लंबा था और वो लोग रास्ता शॉर्ट करने के लिए जंगल के बीचों बीच से गाड़ी ले जाने लगे। ये कौन सा रास्ता है, आप हमें इस तरफ लेकर क्यों आए हैं? वो अगली सीट की जानिब देखते हुए सवाल करने लगी। दूसरा रास्ता अब बहुत लंबा है अफशीन, हमें गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी, लेकिन ये वाला रास्ता काफ़ी छोटा है, हम जल्दी घर तक पहुंच सकते हैं। उसे अगली सीट से जवाब मिला था जब सागर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो, वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, जबकि रिदम उसे उस लंबे सफ़र में 1 दफ़ा सोकर भी जाग चुकी थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ अफशीन का खौफ बढ़ता चला जा रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं उसने उन लोगों पर एतबार करके कुछ गलत तो नहीं किया था? उसका दिल बार बार उसे डरा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। अरे ये क्या हो गया गाड़ी को? गाड़ी अचानक ब्रेक लगने की वजह से सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। अजीब सुनसान सा इलाका था और फिर अंधेरी रात ने अफशीन को मजीद खौफजदा कर रखा था। रिदम गाड़ी में सो रही थी, सागर उनके साथ। अगर बाहर गाड़ी चेक कर रहा था। इतने साल अपने घर से दूर रहकर उसने मैकेनिक का काम बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। तुम ठीक कर लोगे, मुझे लगता है गाड़ी में कोई बड़ा मसला हो गया है, वो उसके साथ खड़ा बोल रहा था, जबकि सागर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, गाड़ी में कोई बड़ा मसला नहीं हुआ, बस थोड़ी गर्म हो गई है। अब जाकर स्टार्ट करें आप गाड़ी स्टार्ट हो अब जाकर आप गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो गाड़ी चेक करता बताने लगा, जबकि वो हाँ में सर हिलाता अंदर की तरफ जाने लगा था। मुझे ये जगह काफ़ी ख़तरनाक लगती है सागर, तुम्हें क्या लगता है अगर यहाँ पर किसी को मार दिया जाए तो लाश कितने दिनों के बाद मिलेगी? मेरा मतलब है इस तरफ कोई आता जाता नहीं, महीनों बीत जाते हैं। इनके पुरस्कार सवाल पर वो उन्हें बहुत गौर से देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो उन्हें देखते हुए सवाल करने लगा, जबकि वो अजीब और इसरार अंदाज में मुस्कुराता अपने पीछे से चाकू निकाल कर उसके सामने कर चुका था। वो अगले ही लम्हे उनकी नीयत को समझ गया था। मैंने सुना है कि लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम लोग गायब भी हो गए तो कोई नहीं होगा तुम लोगों को पूछने वाला। ना तो आगे कोई तुम्हारा है और ना ही कोई पीछे। तुम लोग छोड़ कर आए हो। तुम्हारी वजह से हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और तुम्हारी सज़ा बस यही है। वो अगले ही लम्हे चाकू उसके पेट के आर पार कर चुका था, जबकि सागर बेयकीनी की कैफियत में उस शख्स को देख रहा था जिस पर वो एतबार करके आंखें बंद किए उसके साथ चला आया था। अफशीन की दिल खराश चीख बुलंद हुई जबकि उसने गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी। उसके साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया। कहीं नहीं जा सकती तुम आज की रात, तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है, लेकिन पहले इसको तो देख ले। वो सागर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जबकि अफशीन की चीखों ने रिदम को जगा दिया था। अपने बाप को अपनी आंखों के सामने खून में लथपथ देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अफशीन गाड़ी का शीशा तोड़ने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उसका डर किसी को नहीं था। वो बेचारी तो भागने से भी कासिर थी और अपने शौहर को मरते देख वो कौन सा भागने वाली थी।
सागर का काम तमाम करने के बाद उनका इरादा अफशीन और उसके बच्चों को भी इस दुनिया से रुखसत करने का था। वो सागर के खून को मजीद जिंदा नहीं रखना चाहते थे। वो सागर की आखिरी निशानी तक इस गांव से मिटा देना चाहते थे। यहाँ तक कि वो सागर को भी आसान मौत देने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो चीख चीख कर अफशीन को वहां से भागने का कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बंद करने के लिए वो कभी उसे ठोकरों से मारते तो कभी उसका सीना चीर देते। रिदम, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अफशीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक जोरदार धक्के ने उसे बेहाल कर दिया। अपने बच्चों को बचाने का उसके पास कोई रास्ता न था, लेकिन रिदम को भागने पर मजबूर कर रही थी। वो 6 साल की मासूम बच्ची कहाँ तक भाग सकती थी, लेकिन जितना वो उसे समझा पाई थी, वहां से भगाने में कामयाब हो गई थी। उन लोगों का ध्यान रिदम की तरफ नहीं था, जबकि अपनी माँ के धक्कों ने उसे सामने की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया था। वो कहाँ जाएगी, कहाँ होगा उसका ठिकाना, वो नहीं जानती थी। बस वो जितना तेज हो सके भाग रही थी। जब उसे अपनी माँ की चीख की आवाज़ सुनाई दी, उसने मुड़कर देखा था। उसके बाप की तरह उसकी माँ भी खून में लथपथ पड़ी थी। कुछ छोटी सी बच्ची समझ चुकी थी अब उसकी बारी है। वो तेजी से भागने लगी थी जब अचानक ठोकर लगने पर वो जमीन पर जा गिरी और उसके साथ ही उसकी आंख खुल गई थी। और फिर रिदम की ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला पूरी हवेली को जगा गया था। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है मेरी जान? इस तरह से क्यों रो रही हो? ताई अम्मी सबसे पहले उसके कमरे में आई थी। उसके कांपते सिसकते वजूद को अपने साथ लगाए वो उसे हौसला दे रही थी, जबकि वो बुरी तरह से रो रही थी। बेटा, हुआ क्या है मेरी जान? कुछ बताओ तो सही। मेरा बच्चा कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा, वो उसे साथ लगाए प्यार से समझा रही थी। उन लोगों ने मार डाला, सबको मार डाला। मेरी आंखों के सामने कातिल है वो लोग। उन लोगों ने मार डाला, वो चीखे जा रही थी, जबकि घर के सारे अफराद वहां जमा हो चुके थे। क्या हो गया मेरा बच्चा? आप चीख क्यों रही हो? दादाजान भागते हुए आए। उसके चीखने ने सबको डिस्टर्ब कर दिया था। सामिया और दीदम तो उसे इस तरह रोते देखकर उकता गई थी। पहले हरम नाकाफी थी कि अब इस लड़की की भी चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। वो अक्सर रात को डरकर चीखें मारती थी और आज यही काम इस रिदम ने सरअंजाम दे दिया था। अब उसने सबकी हमदर्दियां समेटनी थी। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं मार रहा किसी को भी। मेरी जान, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वो उसे अपने सीने से लगाए समझा रही थी। आज उन्हें हरम की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो अब तक नहीं सो सकी थी। लेकिन रिदम को अपने साथ जगाते ही जैसे उनकी ममता को थोड़ा सुकून मिला था। बड़ी बहू, मेरे ख्याल में रिदम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है, तुम उसके साथ ही सो जाओ। दादाजान ने उन्हें देखते हुए कहा था, जबकि वो हाँ में सर हिलाती नरमी से उसका चेहरा साफ कर रही थी, जो आंसू से भीगा हुआ था। कुछ नहीं होगा मेरी जान, सब ठीक है, तुम इधर आओ मेरे पास। वो उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए बोली, जबकि उसे थोड़ा सा रिलैक्स देखकर सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ जा चुके थे, जबकि वो भी खामोशी से उनके साथ लगी, बिल्कुल कोई सहमी हुई मासूम सी बच्ची लग रही थी। इस वक्त उसे शायद उनके सहारे की सख्त ज़रूरत थी। दूसरी तरफ क्लास में अचानक से ही उल्टी सीधी बातें होना बंद हो गई थी। अब ये लड़कियां उसके शौहर पर गंदी नज़र रखे हुए हरगिज़ नहीं थी, जिसके लिए वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका शौहर गंदी नज़रों से बिल्कुल महफूज था, जबकि उसके पीछे की वजह ये थी कि ये शाम ने हरम का इस तरह जेलस होना देखकर उन सब लड़कियों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाकर उनके सामने ना सिर्फ उनकी रूटीन बताई थी, बल्कि उनकी उल्टी सीधी बातों के बारे में भी तफसील से बताया था, जिस पर सर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटा और यूनिवर्सिटी से बाहर कर देने की धमकी भी दी थी। और उस दिन से लेकर अब तक सुकून ही सुकून था। उन लड़कियों ने दोबारा कभी ये शाम पर उल्टा सीधा कमेंट नहीं किया था, जबकि उस संडे जो कि हरम ने खाना बनाने का वादा किया था वो पूरा ना हो सका था, क्योंकि अचानक ही हरम को पता चल गया था कि ये शाम और सयाम को उनकी तनख्वाह मिली है, जिस पर उसने संडे के दिन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पार्टी रखी थी, जिसका सारा खर्चा सयाम ने उठाया था, जबकि ये शाम की तनख्वाह पर उसने खूब सारी शॉपिंग की थी। शौहर, सर मैं क्या पूछ रही थी, क्या हम इस लैपटॉप से किसी को भी मेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में? अगर मैं किसी को मेल करना चाहूँ, वो कैसे करूँगी? वो उसे देखते हुए सवाल कर रही थी, जबकि वो टेलीविज़न पर फुटबॉल मैच देखने में मसरूफ़ था। एक नज़र उसे देखता दोबारा टीवी की तरफ देखने लगा। बताए ना, मैंने टॉम क्रूज़ को ईमेल भेजनी है। उसने फिर से पूछा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे ईमेल भेजकर क्या करोगी? वो तो अब बुढ़ा हो चुका है। खबरदार, जो उसे कुछ भी कहा मेरा फेवरेट है। बताए ना मुझे, मैं कैसे उसको ईमेल करूं? वो नाराज़गी से बोली।
जान, किसी को भी ईमेल करने के लिए उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए अपने नोट्स पर तवज्जो दो। वो सख्ती से बोला तो हरम मुंह बना गई थी। दूसरी तरफ, शाज़म, ये क्या बेवकूफ़ी है बेटा, हम बेटा तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम्हारी इज्जत का हम क्या मतलब निकालें? कोई जिद नहीं दादा जान, कुछ भी नहीं, बस मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आपका नुकसान बहुत बड़ा है दादा जान, शायद मैं ही गलती पर था। वो बस इतना कहकर कमरे की तरफ जाने लगा था, जबकि दादाजान उसकी उदास शक्ल देखकर परेशान हो गए थे। आज तक उन्होंने अपने पोते की कोई ख्वाहिश नहीं टाली थी। हम कैसे रिलैक्स हो जाए, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हमारी बात को? ज़रूरी तो नहीं कि जिस चीज़ को हम चाहें उसे हम हासिल भी कर लें। इस ख़ानदान ने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है हमने, अब मज़ीद हिम्मत नहीं हम में। वो उसके हाथ थामते हुए बोले, दादाजान, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी हर बात को वापस ले रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, मैं आपके सामने कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। फिलहाल मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं चला जाऊँ, जब नॉर्मल हो जाऊँगा खुद ही वापस आ जाऊँगा। उन्हें देखते हुए बोला, जिस पर दादाजान ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते शायज़म। तो मैं इसीलिए तो जा रहा हूँ दादाजान, कि मेरी वजह से घर में किसी को कोई मसला ना हो, और मैं भी नहीं चाहता कि आप मुझे उदास देखें। इन सब चीज़ों से निकलने में मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। फिक्र ना करें, मैं अपने दिल को समझा दूंगा। वो उन्हें प्यार से कहता वहाँ से जा चुका था, जबकि दादाजान उसे खामोशी से जाता देख रहे थे। दूसरी तरफ, क्या सारा दिन इस कमरे में रहने के लिए आई हो तुम लड़की? कम से कम इस कमरे से बाहर तो निकला करो। घर में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, ये जानना तुम्हारा भी इतना ही फ़र्ज़ है जितना कि हमारा। जब देखो इस कमरे में घुसी रहती हो। रिदम बिना इजाज़त उसके कमरे के अंदर आई और फिर बोलती ही चली गई, जबकि रिदम ने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा था जो बड़ी ही दिलेरी से उसके कमरे में आकर उसी से ऊँची आवाज़ में बात कर रही थी। रिदम सागर शाह मेरा नाम, अच्छे तरीके से अब याद कर लो। आज के बाद खबरदार जो तुमने मुझे लड़की कहकर बुलाया। और किसकी इजाज़त से तुम इस तरह मेरे कमरे में आई हो? क्या तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए गए? और ये आवाज़ कम रखो तो बेहतर होगा, वरना आवाज़ बंद करवाना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। रिदम बिना लिहाज के बोली, मुझे मैनर्स सिखाने वाली तुम कौन होती हो? तुम हो क्या, एक हॉस्टल से आई हुई लड़की? इस तरह के ऐशो इशरत अगर पहले देखे होते तो कम से कम इस कमरे से बाहर निकलती। रिदम ने हिकारत और नफरत भरे लहजे में कहा कि अगले ही पल रिदम का हाथ उसके बालों में उलझ गया। तो मुझे ताने मारेगी? मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बकवास करने की? तो मुझे दौलत इशरत का मतलब बताएगी? मेरे बाप के भी इतने ही पैसे थे जितने तेरे बाप के। इतना गुरूर किसका है, किस बात का है तुझे? इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है तू? क्या मैं तेरी प्रॉपर्टी पर खड़ी हूँ जो तू मुझे ऐश इशरत के ताने देगी? दीदम ने बड़ी मुश्किल से अपने बालों को उसके हाथ से छुड़ाया था, जो अगले ही लम्हे वो उसका हाथ उसकी कमर से लगाती उसे चीखने पर मजबूर कर गई थी। मेरी जान, हॉस्टल की लड़कियों से कभी पंगे नहीं लेते, वो औकात याद करवा देती है। वो उसे झटका देती खुद से दूर कर चुकी थी, जबकि ताई, अम्मी और चाची उनका शोर सुनकर कमरे में दाखिल हो गई थी। क्या हो रहा है यहाँ, हुआ क्या है? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जबकि वो गुस्से से पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। बच्चे, ये क्या है? मेरी जान, आप खाना नहीं खा रही? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खाना छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है? शाम को ताई अम्मी उसके कमरे में बैठी उसे समझा रही थी, जो कि रात का खाना खाने से साफ इनकार कर चुकी थी। अगर इस झगड़े की भनक बाबा जान के कानों में पड़ जाती तो जाने क्या हो जाता। उन्होंने रिदम को किसी भी तरह के टेंशन देने से सख्ती से मना कर रखा था। उन्होंने कहा था कि रिदम जैसा चाहती है उसे वैसा करने दो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही मुझे बाहर जाना है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, जिसका दिल चाहता है मुझे ताने मारने लगता है। वो मुझे कह रही थी कि मैं हॉस्टल में पली बड़ी लड़की हूँ, मुझे घर में रहना नहीं आता। हाँ, मुझे नहीं आता, नहीं सिखाया गया मुझे घर में कैसे रहा जाता है। अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे सिखाते, मुझे भी बताते कि इन बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े कमरे में कैसे रहा जाता है। मुझे नहीं आता ये सब कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इस बात के ताने दिए जाए, मुझे इस बात पर नीचा दिखाया जाए। बेहतर होगा कि आप अपनी लाडली को बता दीजिए कि उनके सरों पर माँ बाप का साया है, लेकिन मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था।
अब बेशक इस हवेली के लोग कितना ही मुझे प्यार मुझसे क्यों न जताए, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदल सकती कि आज मैंने अपने माँ बाप को उन लोगों की वजह से खोया है। मुझे नहीं खाना कुछ भी बता दीजिए और जाकर उसे भी बता दीजिए जो मुझे तौर तरीके सिखाने आई थी। अब उसे मुझ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ मुझे बात बात पर इस बात का एहसास दिलाया जाए कि मेरे पास उसकी तरह हवेली में रहने का सेंस नहीं है। जहाँ तक खाने की बात है तो यहाँ पर मुझे इज्जत नहीं मिलती, वहाँ मैं खाना नहीं खाती। अगर आप चाहती है कि मैं खाना खाऊं तो जाकर कहे अपनी लाडली से कि आकर पहले मुझसे माफ़ी मांगे। वो बात ख़त्म करते उठकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। फिर ताई अम्मी खामोशी से कमरे से निकल गई थी। रिदम कहाँ है? वो आज अभी तक खाना खाने बाहर क्यों नहीं आई? एक तो बच्ची वैसे भी कमरे से बाहर नहीं निकलती और आज डरी हुई भी है। तुम सब लोग उसका ठीक से ख्याल तो रख रहे हो ना? दादा जान इन सब को देखते हुए सवाल करने लगे। जी सब कुछ ठीक है बाबा जान। वो दरअसल सुबह एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। दीदम ने रिदम के कमरे में जाकर फजूल तरह की बहस की थी और उसके साथ काफ़ी बदतमीजी की। अब रिदम का कहना है कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक दीदम उससे माफ़ी नहीं मांगती। ताई अम्मी ने उसका पैगाम जाकर दीदम के कमरे में दे दिया था, जिस पर वो भड़क उठी थी और साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो उस लड़की से माफ़ी मांगने हरगिज़ नहीं जाएगी। तभी ताई अम्मी ने ये बात दादा जान तक पहुँचाई थी। दीदम तुमने क्यों की उससे बहस? हद होती है किसी बात की। हम उससे खुद से मना रहे हैं और तुमने उसे और खफा कर दिया। जाओ और जल्दी जाकर उससे अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो और उसे डिनर टेबल पर लेकर आओ। दादाजान ने बेहद गुस्से से उसे मुखातिब किया था। लेकिन दादाजान, लेकिन कुछ नहीं, जाओ और उसको लेकर आओ, वो बेहद गुस्से से बोले। दादा के मजबूर करने पर आखिर दीदम उसके कमरे में आ गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को जान से मार डाले जिससे उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। उस लड़की से नफरत होती जा रही थी उसे। मसला इस बात से था कि एक तो आज तक उन पोतियों को अहमियत मिली ही नहीं थी और फिर दीदम भी पोती ही थी, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जा रही थी? ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बस इसीलिए वो सुबह उसके कमरे में जाकर उसे बातें सुनाने आई थी, लेकिन उल्टा ये सब उसी के गले पड़ गया था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसे दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। बाहर से उसकी आवाज़ सुनते हुए उसने काफ़ी देर से दरवाज़ा खोला था। तुमने इतना लेट दरवाज़ा क्यों खोला? वो उसे देखकर सवाल करने लगी। अपना काम करो जो करने आई हो, फजूल तरह की बातें मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। उसने उसे अपने कमरे में आने की इजाज़त भी नहीं दी थी। वो मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई थी। आकर नीचे डिनर टेबल पर खाना खा लो, दादा जान तुम्हें बुला रहे हैं। क्या बोलने आई थी? वो टेढ़ा होकर पूछने लगी। सॉरी बोलने आई थी, दीदम ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो बोलो ना। सीने पर हाथ बांधते बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगी। बोल तो चुकी हूँ, दीदम ने गुस्से से कहा। सॉरी डार्लिंग, मैंने सुना नहीं, ज़रा ऊंचा बोलो। वो दिलकशी से मुस्कुराने लगी। आई एम सॉरी। चलो अब नीचे आओ, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली। हमारे हॉस्टल में इस तरह से सॉरी करना हरगिज़ नहीं सिखाया जाता और ना ही मैं इस तरह की सॉरी को कबूल करती हूँ। तो तुम जा सकती हो। रिदम प्लीज़ नीचे चलो, दादाजान बहुत गुस्से में है। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती हुई मन्नत भरे लहजे में बोली। दादाजान गुस्से में है तो ठीक है, सॉरी बोलो ना। तुम मेरे साथ फजूल में टाइम पास क्यों कर रही हो? और चलो नीचे, मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ, लेकिन सॉरी बोलने का एक अच्छा सा तरीका होना चाहिए। इतने बड़े घर में रहती हो, क्या तुम्हें इस घर में किसी ने सॉरी बोलना भी नहीं सिखाया? वो उसे देखते हुए तंजिया अंदाज में बोली। दीदम जो उसे अब तक दब्बू सी लड़की समझे हुए थी, उसकी चालाकी पर सिर्फ उसे घूर कर रह गई। फाइन, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, खुदा के लिए नीचे चलो। दादाजान मुझ पर बहुत गुस्सा है क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुमसे लड़ाई कर चुकी हूँ। मैं आइंदा तुमसे बात करते हुए बहुत एहतियात करूँगी, लेकिन खुदा के लिए अभी चलो। वो हाथ बांधे खड़ी थी, जबकि उसके इस तरह माफ़ी मांगने पर रिदम को अंदर तक सुकून मिला था। गुड बच्चा, पता है आज तक जो भी मुझसे पंगा लेता है ना, उसका मैं यही हाल करती हूँ। तो मुझे खुद से कम हरगिज़ मत समझना। जिस स्कूल में तुम ये सब कुछ सीख रही हो ना, उसकी मैं प्रिंसिपल हूँ। जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। बस इतना बोलकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि दीदम पैर पटकती वहां से निकल गई।
बाहर आ जाओ। वो चली गई। उसके जाते ही उसने बेड की चादर हटाकर नीचे देखा था, जहां वो बड़े मज़े से बेड के नीचे छुप के किटी के साथ लेटा हुआ था। शुक्र है यार, तुम्हारी ये कज़िन तो बिल्कुल चुड़ैल है, और इसका और तुम्हारा नाम कितना मिलता जुलता है, जैसे दोनों सगी बहनें हो। खुदा के लिए ऐसी बहन अल्लाह पाक मुझे कभी भी ना दे। वो तो मेरे बाबा जान की करम नवाजी है, जिनको अपनी इस भतीजी से ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत थी, और इसीलिए उन्होंने मेरा नाम उसके नाम से मिलता जुलता रखा था। और तुम्हें पता है, मुझे इस लड़की से तब से नफरत है जब से मेरे बाबा इसका जिक्र करते थे। वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, दीदम ये दीदम वो, उफ। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो मेरे बाबा थे, उसका नाम क्यों लेते थे। उसके अंदर की जेलसी बोल रही थी, जबकि शायद उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। वाह यार, तुम्हें तुम्हारे बाबा की सारी बातें याद है। इतनी छोटी एज में तो मुझे ये भी याद नहीं कि मुझे खाने में क्या पसंद था, और तुम्हें उनकी एक एक बात याद है। कैसे? वो लोग जो खो जाते हैं ना, उनकी बस यादें रह जाती हैं, उम्र कोई भी क्यों ना हो। लेकिन बच्चे अपने वालिदैन की बातें, उनका चेहरा कभी नहीं भूलते, और मैंने तो अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। क्या तुम उन लोगों को पहचान सकती हो रिदम? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मैं उन लोगों को मरते दम तक नहीं भूल सकती। तुम जाओ, मैं डिनर करने जाती हूँ, नीचे बुढ़ा मेरे लिए भूखा बैठा होगा। वो तुम्हारे दादा है यार, थोड़ी इज्जत दो। शायद हमको उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। सॉरी, मुझे हॉस्टल में दादे को इज्जत देना नहीं सिखाया गया। वो आंख दबाकर बोली तो शायज़म मुस्कुरा दिया। गलत बात है, अब सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मुस्कुराकर कहता खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो भी कमरे से निकल चुकी थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो दीदम? क्या इतनी बेइज्जती करवा कर तुम्हें सुकून नहीं मिला कि अब तुमने एक नया फजूल का शोशा छोड़ दिया है? क्या लगता है तुम्हें इस हवेली की सिक्योरिटी इतनी ख़राब है कि कोई भी इसके कमरे में उससे मिलने आता जाता होगा? खुदा के लिए बकवास जो तुमने मेरे सामने की है ना, वो किसी और के सामने मत करना। वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, सामिया ने बहुत गुस्से से देखते हुए कहा था। सामिया प्लीज़, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद दरवाज़ा खुलने से पहले किसी मर्द की आवाज़ सुनी थी। उसके कमरे में कोई तो आदमी था। मैंने पूछा कि दरवाज़ा खोलने में उसने इतना टाइम क्यों लगाया है, तो उसने मुझे सीधे मुंह जवाब तक नहीं दिया, और तो और मुझे कमरे के अंदर भी नहीं जाने दिया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके कमरे के अंदर कोई ना कोई आदमी मौजूद था। देखो दीदम, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है ना, तो खुदा के लिए अकेले करवाओ, मुझे इन सब चीज़ों में शामिल ना करो। हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इसमें कोई साथ नहीं देने वाली। बेहतर होगा कि तुम्हें जो भी करना है अकेले करो। तुम इस पर नज़र रखो या उसके कमरे में कैमरे लगा दो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अगर अब मेरी बेइज्जती हुई हो तो मैं बहुत बुरे तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊँगी। वो उसे वॉर्न करती अपने बेड पर लेट चुकी थी, जबकि दीदम इतनी जल्दी उस चीज़ से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे यकीन था तो उसने उस यकीन पर मोहर लगाई थी, और उस लड़की को सबके सामने एक्सपोज करना था। एक हफ्ता गुजर चुका था। दूसरी तरफ एक हफ्ता गुजर चुका था। उन लोगों को यहाँ आए हुए दिशम ना चाहते हुए भी खुदाश की हर बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी। उसके सामने इनकार करने का मतलब था कि अपने ख्वाब को अधूरा छोड़ना, जो वो किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। इसीलिए मजबूरी की इंतहा ये थी कि वो उसकी हर बात खामोशी से मान रही थी। इस पर खुदाश बहुत ज़्यादा खुश था, और वो उसकी खुशी में सिर्फ और सिर्फ उदास ही हो सकती थी, लेकिन वो मनहूस उसे उदास भी नहीं होने देता था। दिशा मुस्कुराओ यार, मैं तस्वीर बना रहा हूँ तुम्हारी, वो उसे देखते हुए बोला। मुस्कुरा तो रही हूँ, और क्या चाहते हो आप? वो गुस्से से बोली थी। ये वाली मुस्कुराहट मुझे पसंद नहीं आई, ज़रा चेंज करके मुस्कुराओ, वो उसे देखते हुए बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे चैनल चेंज कर रहा हो। मुझे ऐसे ही मुस्कुराना आता है। अगर आपको पिक्चर बनानी है तो बनाएं, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। तो मेरी जान, मेरा जैकेट पहन लो ना, अगर सर्दी लग रही है तो। मैं तो कह रहा था कि कोई शॉल ले लो, लेकिन नहीं, तुमने कभी जो मेरी बात मानी हो। वो अगले ही लम्हे अपना जैकेट उतार तो उसे ज़बरदस्ती पहनाने लगा था, यहाँ तक कि उसे पहनाते हुए उसने जिप तक बंद कर दी। पर वो जो उसकी जैकेट को वापस उतारने के बारे में सोच रही थी, उसके गर्मा गर्म जैकेट को महसूस करते हुए ऐसा ना कर सकी, बल्कि खुद ही उसके जैकेट को ठीक करते हुए जैकेट की जेबों में हाथ डालकर तस्वीरें बनवाते हुए अब की बार ज़रा सी मुस्कुरा भी दी थी। कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, और आप यहाँ बिस्तर में घुसी हुई है। चले बाहर धूप में चलते हैं, हानि कब से कह रही है। दूसरी तरफ नाश्ता करने के बाद जन्नत वापस से बिस्तर में घुस गई, और उसकी ये बात अमाया को तो हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। वैसे तो इतनी सर्दी में वो खुद भी बिस्तर में रहना ही पसंद करती थी, लेकिन जरियाम को उसकी ये आदत हरगिज़ पसंद नहीं थी। वो उस मौसम को भी अल्लाह पाक की नेमत कहता था, और वो उसे भी इंजॉय करने के लिए कहता था।
मुश्किल तो था इस सर्दी को एंजॉय करना, लेकिन उसके साथ वो खुश रहती थी। कुछ ही दिनों में उसने अमाया को बहुत एक्टिव कर दिया था वो चाहती थी कि जन्नत भी एक्टिव रहे। और वो लड़की ये ओहो लड़की, ये अपने शौहर वाली ट्रिक्स मुझ पर मत चलाओ। मैं इतनी जल्दी बिस्तर से नहीं निकल सकती। जब तक धूप सर पर ना आ जाए मैं बिस्तर से नहीं निकल सकती, और ना ही मेरे अंदर जरियाम शाह की रूह है। फिक्र मत करो, जरियाम जल्दी वापस नहीं आने वाला। तुम भी आओ मेरे साथ, घुस जाओ बिस्तर में। उसके हुक्म को यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एंजॉय करो मेरी जान, वो उसे ऑफ़र दे रही थी। उसकी जबकि वो उसकी ऑफ़र पर फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। जी नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं अपने शौहर के हुक्म को घर पर भी फ़ॉलो करूँगी और यहाँ पर भी फ़ॉलो करूँगी। आपको नहीं आना तो ना आए, मैं और हानि जाकर एंजॉय करेंगे। आओ हानि चलते हैं। वो उसके साथ उठने पर राज़ी ना हुई, तो वो उसने हानि का छोटा सा हाथ थामा और उसके साथ बाहर आ गई, जबकि जन्नत वापस सोने की तैयारी कर चुकी थी। आओ मम्मी, मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती हूँ, जल्दी आओ जल्दी। वो उसे घसीट कर बाहर ले आई थी जहाँ मेन गेट था। हानी जानू, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। हम आपके बेस्ट फ्रेंड से फिर कभी मिल लेंगे। फिलहाल आपके मामू को फ़ोन करते हैं। नहीं मामी, मामू को फ़ोन नहीं करेंगे। मामू को फ़ोन करेंगे तो वो आकर आपको ले जाएंगे और हम आपको नहीं जाने देंगे। हानी ने बड़ी मासूमी से उसकी फरमाइश को रद्द किया था। लेकिन मुझे जाना तो है ही ना मेरी जान। आओ आपके मामू के बारे में पता तो करे कि वो कहाँ है और रात कैसे गुजरी उनकी। चलो अंदर चलकर उन्हें फ़ोन करते हैं, फिर उनके साथ हम आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। वो उसे देखते हुए प्यार से कहने लगी थी, क्योंकि उसका कोई इरादा ना था एक अनजान आदमी के सामने जाकर हानि के कहने पर उससे हाय हेलो करने का। हानिया बेटा, यहाँ कूलर में पानी ख़त्म हो गया है, अंदर से एक बोतल पानी ला दो। वो शायद हानि की आवाज़ सुनकर अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन अंदर आते शख्स को देखकर अमाया को जैसे सकता हो गया। अभी देती हूँ बेस्ट फ्रेंड। मामी, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड, आप उनको हेलो करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हानि बस इतना कहकर वहाँ से भाग निकली थी, जबकि सामने से आने वाले शख्स ने तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। अमाया के ना रुकने वाले आंसुओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। अमाया तो ठीक तो है मेरा बच्चा? वो आंखों में आंसू लिए उससे पूछ रहा था, जब अचानक ही दरवाज़ा खुला। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आने वाली हस्ती को देखकर बुरी तरह से घबरा गई, जबकि जरियाम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसकी तरफ आ रहा था, जब अचानक ही हानि ने भागते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। मामू आ गए, मामू आ गए। वो चहकती हुई उसकी गोद में चढ़ चुकी थी, जबकि वो बड़े मज़े से उससे अपने सीने से लगाए हुए था। जबकि हमाया आगे पीछे अरहम की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी। अरहम कहाँ चला गया था अचानक उसे समझ न आया, लेकिन उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। बेस्ट फ्रेंड कहाँ चला गया? हानि ने भी उसके गायब होने को नोट कर लिया था। मामू, मैं ये पानी बेस्ट फ्रेंड के लिए लाई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। आप अंदर चलो, मैं उसको पानी देकर आती हूँ। वो उसे देखते हुए बोली तो वो हाँ में सर हिलाता उसकी तरफ आ गया था। क्या बात है जाने मन, आपकी आंखों में ये आंसू क्या मुझे देखकर आ रहे हैं? क्या मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रही थी तुम? मेरी एक रात की जुदाई भी तुमसे सही नहीं गई। वो नरमी से उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब करते पूछने लगा, अब आइंदा मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बोली। जब हानि भागकर वापस अंदर आ गई, वो अगले ही लम्हे उससे दूर हटी थी। मामूर मामूरेस, पहले अंदर कौन पहुंचेगा? वो दूर से कहती अंदर की जानिब भाग गई थी, जबकि अगले ही लम्हे जरियाम भी हंसते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन हानि जीत चुकी थी। देखो जन्नत, तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी बीवी को एक रात के लिए तुम्हारे पास छोड़ा है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो आज मैं अपनी बीवी को वापस लेकर जा रहा हूँ। वो किसी तौर उस बात को मानने को तैयार न था कि अमाया मजीद वहाँ रुके। तो क्या हो गया? एक रात के लिए छोड़ा था, कोई एहसान थोड़ी ना किया था मेरी ज़ात पर, और मेरा नहीं दिल कर रहा इसको भेजने का। वैसे भी तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए झूठ बोलने की। हमें तुम कुछ और बताकर गए, वहाँ तुम सीधे हवेली पहुँच गए। जाने से पहले हमें बताया क्यों नहीं कि तुम हवेली जा रहे हो? वो उसकी चोरी पकड़ चुकी थी। इसलिए क्योंकि मुझे कल हवेली जाना पड़ता और एक बार फिर से अमाया को तुम्हारे पास छोड़ना पड़ता, तो मैंने एक तीर से दो निशाने मारे। एक दिन में मैंने दोनों काम कर लिए, अपना बिजनेस भी देख लिया और हवेली भी होकर आ गया। वो कॉलर खड़े करते हुए फखरी अंदाज में बता रहा था। जन्नत मुतासिर हुई थी। हवेली में सब कुछ ठीक है ना? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगी। हमारे वहाँ ना रहने पर कुछ ख़राब नहीं होगा, बस सब हमें काफ़ी मिस कर रहे हैं।
हमें वापस हवेली बुला रहे हैं, लेकिन मेरा फ़िलहाल जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं है। जब दादाजान और बाकी घर वालों को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि ये सारी पुरानी रस्में अब कोई अहमियत नहीं रखती, तब तक हम वापस नहीं जाने वाले। वो फैसला सुना रहा था। बहुत अच्छी बात है, अपने फैसले पर कायम रहना। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जन्नत ने अपनी तरफ से फ्री हिट दी थी। वो मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ ये काला काला क्या डाला इसने? वो दोनों फोन पर नजर गाड़े हुए थे, जबकि हरम हैरान सी उस औरत को कोई काली सी चीज चिकन में डालते हुए देख रही थी। ये काली मिर्च है जो कि हमारे पास यहाँ पर हरगिज नहीं है, और वैसे भी ये कोई अच्छी नहीं होती, बहुत तीखी होती है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। सयाम ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, हरगिज नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उस काली मिर्च की वजह से ही ये इतना खूबसूरत दिखता हो। मैं तो ज़रूर डालूंगी। आप ढूंढ कर लाएं कहीं से भी काली मिर्च, हरम ने फैसला किया। हरम, यार ये मुमकिन नहीं है, पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है। मैं तो कभी लेकर भी नहीं आया। उसने फौरन कानों को हाथ लगाए थे। क्या मतलब आप कभी लेकर नहीं आए? तो आप खाते क्या है? मेरा मतलब है आप घर पर खाना नहीं बनाते। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। नहीं, हमारी बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर एक आंटी रहती है। हम हर महीने उनको पैसे देते हैं और वो हम सबका खाना बनाकर भेज देती है। कभी ये सब कुछ खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितने अफसोस की बात है, आप इतने सालों से किसी आंटी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं। खुदाया, कल को जब आपकी बीवी आपके घर में आएगी तो क्या वो भी उन आंटियों के हाथ का खाना खाएगी? हरगिज नहीं, जाए और लेकर आए काली मिर्च कहीं से भी। और खबरदार, जो आपने इससे आगे एक भी लफ्ज़ निकाला, मैं कह देती हूँ अभी के अभी मुझे काली मिर्च चाहिए। जाने का दरवाज़ा उस तरफ है। उसने दरवाजे तक छोड़ा था। ये शाम को घर में दाखिल हुआ तो टेबल पर भाप उड़ाता बाउल देखकर वो समझ चुका था कि खाना तैयार है। अपनी बीवी से एक पल के लिए वो अच्छा खासा इम्प्रेस भी हो चुका था। वाह बीवी, तुमने तो सच में खाना बना लिया। मुस्कुराते हुए उस डिश का ढक्कन उठाकर उसमें मौजूद उस डिश को देखने लगा। ये क्या बनाया है? वो अजीब नज़र से उसे देखता ढक्कन वापस रख चुका था, जबकि अब उसके कदम किचन की जानिब बढ़ रहे थे, जहां वो दोनों मिलकर रोटी बनाने में मसरूफ थे। हरम के हाथ पूरी तरह आटे में लथपथ थे, जबकि चेहरे पर भी जगह जगह आटा लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसके बाल भी आटे से भरे हुए थे। ये खाना बन रहा है या किचन का कत्लेआम हो रहा है? क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने किचन की। कितने अफसोस की बात है, ये शाम हम सारा दिन लगा कर तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं और तुम्हें अपने किचन की फिक्र लगी हुई है। उसे अपने पीछे से आवाज़ दी उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो श्याम की हालत देखकर उसने अपना दिल थाम लिया था। तुम कौन हो? वह आवाज़ पहचान चुका था, लेकिन चेहरा पहचानना मुश्किल था। आवाज़ से पहचान ले, हमने सारा दिन मशक्क़त की है, चेहरा हमारा पहचानने के लायक नहीं है। वो सयाम का चेहरा अपने रुमाल से साफ कर रहा था, जहाँ पर आटा ही आटा लगा हुआ था। खाना ऑलमोस्ट तैयार है, तुम बाहर चलो और एक बात मुझे बताओ, ये आटा इतना ऊपर कौन रखता है? हम दोनों उसको नीचे उतारने के चक्कर में आटे से नहा लिए। हाइट मेरी जान, हाइट। वो हंसते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर निकला था। चलो अब खाना शुरू करते हैं, और प्लीज़ खाने की शक्लें पर मत जाना, हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अब तो बना ही ऐसा, वरना हमारी मेहनत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। सयाम ने चिकन की सफ़ेद बोटियां देखते हुए कहा था। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें क्रीम भी डालनी चाहिए थी? ये शाम हाथ में चम्मच पकड़े खुद को डोंगे की तरफ जाने से रोके हुए था। आप हमारी गलतियां नहीं निकाल सकते, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, हरम ने मुंह बनाकर कहा। नहाने के बाद वो दोनों काफ़ी निखरे निखरे लग रहे थे। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, या इसका नाम कुछ और है? उसने अब तक खाना अपनी प्लेट में नहीं डाला था। अब पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। वैसे हमने तो अपनी तरफ से यूट्यूब की सबसे अच्छी डिश बनाई है, आप देख ले। उसने तो अजीब सा नाम बताया था, मुझे याद भी नहीं, लेकिन अगर अच्छी बनी हुई हो तो हम खुद उसका नाम रख लेंगे। वो फैसला करते हुए बोली थी। उसका फैसला सयाम को भी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। साफ लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन ये खाना खाने के काबिल हरगिज साबित ना हो सका था। उसने बड़ी मुश्किल से एक निवाला हलक से नीचे उतारा था। ई, ये तो बहुत गंदा है, मैंने आपको मना किया था ना, वो काली काली चीज़ मत डाले। उसने सारा इल्ज़ाम सामने बैठे श्याम पर लगाया। तो वो काली चीज़ मंगवाने के लिए मुझे पूरे बाजार में खजल क्यों करवाया था तुमने?
शौहर मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है, जो भी कहना है इन्हें कहे। उस मेहनत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका ही है। उसने सारा इल्ज़ाम उसी के सर पर लगा दिया था, जबकि उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए शाम ने खुद ही उन दोनों को बाहर से खाना खिलाने का फैसला किया था, जिस पर वो दोनों खुद खुश हो चुके थे। अब आगे दूसरी तरफ, यार मैं थक गई हूँ, 3 दिन तो हो गए हैं हमें इसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते हुए, कोई आता जाता नहीं है इसके कमरे में। बस अब मैं आगे मजीद कुछ नहीं करने वाली। रोज़ आधी रात को उसके कमरे के बाहर खड़े हो जाओ, वो भी सिर्फ एक शक की बिना पर। सामिया काफ़ी तपी हुई थी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ सामिया, मैं सच कह रही हूँ, कोई लड़का इसको रात को इससे मिलने के लिए आता है, जो 2-3 दिन से नहीं आ रहा, लेकिन आता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एक बार हमने उसको अगर दादा जान के सामने एक्सपोज कर दिया तो दादा जान के सामने हमारी अहमियत में इजाफा होगा, और वो जो उसके नखरे उठाते हैं ना, ये सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकती? वो उसका हाथ थामते हुए बोली तो सामिया अपनी बहन के चेहरे को देखकर इनकार ना कर सकी, और पिछले 3 दिन की तरह आज भी वो आधी रात को उसके कमरे के बाहर पहरेदारी कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से बिस्तर में क्यों घुसी हुई हो? वो सुबह से उसे नोट कर रहा था। वो रोज़ की बनिस्बत काफ़ी सुस्त थी। आज उसने पूछ ही लिया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? आपको तो बस अपनी करनी होती है तो करे, अप, अपनी दे धमकी करे, अपनी दे धमकी मुझे और ले जाए कहीं भी बाहर अपने साथ। वो बेहद गुस्से से बोलती वापस बिस्तर में घुस गई थी। जबकि खुदाश को उसकी तबीयत में कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे से कंबल हटाकर उसका माथा देखने लगा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है दिशम, वो उसके माथे पर हाथ रखता हुआ उससे कहने लगा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबकि पूरा बदन तप रहा था। उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। बल्कि नहीं, बर्फबारी हो रही है, रास्ता बंद होगा और तुम भी जाने की कंडीशन में तो नहीं हो। मैं ऐसा करता हूँ, किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ ताकि वो तुम्हें चेक करे। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिक्रमंद हो गया था वो। हर चीज़ बतानी नहीं पड़ती खुदाश का आज़मी, कभी कभी इंसान को खुद भी पता चल जाता है, लेकिन आपको धमकियाँ देने से फुर्सत नहीं। तो आपको एहसास होना कि दूसरे इंसान पर क्या गुजर रही है। उसे अपनी इतनी फिक्र करते देख थोड़ी सी अदा नज़ाकत तो दिशम में आ ही गई थी, जिसका उसने भरपूर इजहार किया था। आई एम रियली सॉरी दिशा, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ होता है। मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वो तुम्हें चेक करेगा। वो नरमी से उसका माथा चूमता उठकर बाहर निकल गया था, जबकि उसने अपने आप को मजीद बिस्तर में घुसा लिया था। दिशम उठो, ये सूप पी लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो उसके लिए खुद सूप बनवा कर ले आया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, नीम ने बोली थी। तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बीवी से ही सलामत चाहिए। उठो और पियो इसे। वो झटके से उसे बिठा चुका था, जबकि अपनी बीमारी में नखरे उठवाने के बजाय उसके गुस्सा करने पर उसे रोना आने लगा था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोना चाहती हूँ, क्यों बार बार मुझे उठा देते हैं? कम से कम बीमारी में तो इंसान को आराम करने देना चाहिए। वो बेजार से अंदाज में बोल रही थी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर उसे चेक करके गया था और इंजेक्शन भी लगा कर गया था, जिसके बाद उसका बुखार कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन अभी तक उतरा नहीं था। सो जाना, जितना चाहे आराम कर लेना, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहा हूँ मेरी जान, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें ये सूप पीना होगा, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। वो उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए अपने हाथ से सूप पिलाने लगा था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि खुदाश ने कहा था कि उसको पीने से पहले वो लेट नहीं सकती। अपनी नींद को लेकर वो फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी। काश आप सच में इतने अच्छे होते जितने बनते हैं, वो उसे देखते हुए बोली तो खुदाश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। काश तुम जान जाती कि मैं कितना अच्छा हूँ, तो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। वो सूप का प्याला उठाकर साइड पर रखते हुए बोला, जबकि वो दोबारा लेट चुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे खुदाश के हाथ अपने माथे पर महसूस हुए थे। वो बेहद नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बैठा, उसका सर दबा रहा था, जबकि उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करती वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में उतरती चली गई। अब कैसा महसूस कर रही हो? वो सोकर जागी तो खुदाश को अपने बेहद करीब बैठे पाया था। उसने बिना बहस किए हाँ में सर हिलाया था। वो अब सच में बेहतर महसूस कर रही थी।
यूँ उसकी नींद में उसका सर दबाने और फिर खुद सूप बनाकर उसके लिए लाने पर वो कुछ हद तक तो उसकी शुक्रगुजार थी ही। उसकी बीमारी में उसने उसका काफ़ी ख्याल रखा था और वो उससे लड़ना झगड़ना, अपना मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी, ना ही उसका। थैंक यू। उसके उठने पर सीधा वो उसके उठने पर सीधा हुआ जब उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी। खुदाश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। थैंक यू किस लिए? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। आपने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा उसके लिए। वो उसे देखते हुए बोली। दिल में कहीं ख्याल आया था कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना कि उसे अब तक लगता था। ओह अच्छा, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह से शुक्रिया नहीं बोलते। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसे उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। वो उसके पास आया, फिर बहुत पास और फिर बेहद पास आते हुए उसके लबों को अपने लबों से छूता पीछे हट गया। मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह से थैंक यू बोलते हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ, अभी बहुत सारी जगहों पर घूमने जाना है। उसका गाल थपथपाता हुआ उठ गया था, जबकि दिशम थोड़ी देर पहले जो उसके बारे में अच्छा सोच रही थी उसकी सारी सोच बदल चुकी थी। वो बुरा था, उसने बुरा ही रहना था, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता था। और इस बार उसने ये बात अपने दिमाग में महफूज करके अपने दिमाग को ताला लगाकर चाबी भी गुम कर दी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे इस कहानी में और क्या लिखा है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।